नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। रूस में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाथ जोड़कर बात का नाटक करने वाले चीन ने एक बार फिर अरुणाचल में अपना असली रूप दिखा दिया। अरुणाचल के कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि जिनपिंग की पीएलए ने 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है और इसके बाद धोखेबाज ड्रैगन के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे से आपको चीन के वाटर बम वाली साजिश भी दिखाएंगे, जिसके जरिए चीन पूरे नॉर्थ ईस्ट को तबाह करने की साजिश कर रहा है। उधर जिनपिंग की हरकतों के बाद ट्रंप का गुस्सा फिर भड़का हुआ है। मोदी के मुरीद हुए ट्रंप जिनपिंग पर फाइनल फैसले की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज के अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाता हूं। यह है आज की सबसे बड़ी खबर। एलएसी पर नाकाम चीनी सैनिक अब किडनैपर बने। अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीयों को अगवा किया। अरुणाचल के नाचो इलाके में ग्रामीणों को किया अगवा। अरुणाचल से कांग्रेस एमएलए के दावे के बाद सनसनी। अरुणाचल में कांग्रेस के एमएलए ने दावा किया है कि 5 ग्रामीणों को यहां से अगवा किया है चीन ने। पीएलए के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यह कहा जा रहा है। और अगर ऐसा है तो जाहिर है साम दाम दंड भेद पर चीन उतरा हुआ है। और ये दूसरी अहम खबर मैं आपको बता देता हूं। तागिन समुदाय के 5 लोगों को पीएलए ने अगवा किया है। जंगल में शिकार करते वक्त पीएलए ने अगवा किया है टोच सिंगम, प्रसाद रिंगलिंग, टोंगटू एबिया, तनु बेकर और नारगू डिरी, ये नाम है उन लोगों के जिनका अपहरण किया गया है। तागिन समुदाय के 2 लोग बचने में कामयाब रहे हैं। कांग्रेस एमएलए के दावे के बाद अरुणाचल में चीन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। वहां के एमएलए का दावा 5 लोग गायब, 5 लोगों के नाम सार्वजनिक किए जा चुके हैं और इसमें चीन का हाथ है। पीएलए की करतूत के बाद इलाके में दहशत है। अगवा लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की 5 को देश वापस लाने की मांग है। अधिकारियों से संपर्क करने में परिजन जुटे हुए हैं। पहले भी चीनी सैनिक लोगों को अगवा कर चुके हैं। अरुणाचल में चीन, आप जानते हैं, अरुणाचल को अपना ही हिस्सा मानता है। अरुणाचल को वो अलग तस्वुर ही नहीं करता। अरुणाचल के लोगों के लिए वो जाहिर है हमेशा से ये कहता रहा है कि ये तो मेरा हिस्सा है और यहाँ रहने वाले मेरे लोग। लिहाजा अब देखना है कि चीन की तरफ से ये शिकायत भारत जब करता है आधिकारिक रूप से तो क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। खुद कांग्रेस के विधायक निनांग एरिंग हमारे साथ इस बारे में बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। निनांग एरिंग साहब, आई वेलकम यू टू टीवी 9 भारतवर्ष। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये 5 लोग अगवा हुए, जानकारी आपको कैसे मिली, और उसके बाद ये 5 लोग चीन का हाथ है, चीन ने अबडक्ट किया है इनको, ये कैसे पता चला? नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत ही धन्यवाद कि आपने हमको इस आपका शो में आने की एक मौका दिया। और ये अच्छी बात है कि हमारे आपके माध्यम से हमारा पूरा वासियों को अरुणाचल प्रदेश का जो पीड़ित हुआ है हम लोग, तो इसका विषय में हम बोल सकते हैं। ये ऐसा है कि जो बच्चे जो थे बहुत इंटीरियर एरिया में रहते हैं। क्योंकि नाचो है, किवितो है, टूटिंग है, गेलिंग है, ये सब बहुत ही इंटीरियर चाइनीज जो हम तिब्बत सीमा कहते हैं, तिब्बत सीमा से जुड़े हुए हैं जी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री तो हमको कहते हैं कि भाई यही तो हमारा तिब्बत सीमा है, हम चीन को नहीं जानते जी। तो इसमें क्या होता है कि पिछले बार भी एक लड़का का उनका वही उसी जगह से ही दापोरिजो से अपर सुबनसिरी से उनका अगवा किया गया था, किडनैप किया गया था। और उसके बाद ऑफ कोर्स बाद में उनको रिलीज करना पड़ा हमारे इंटरवेंशन, केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद जी। तो अभी भी जो 5 बच्चे हैं वो जंगल में घूम रहे थे। वो जैसे हमारा तो नॉर्मल ट्रेडिशन होता है, अपना जो मिथुन होता है, याक होता है, हमारा अपना एरिया होता है, जंगल है, नदियां हैं, तो उसमें वो जाते हैं, कुछ शिकार करते हैं या कुछ मछली मारते हैं। तो ऐसे में वो जो अपना, ये तो हमारा अपना बॉर्डर है जी। तो अपना बॉर्डर में तो हक होता है ना अपना जमीन में घूमने का जी। तो अभी चीन वाले जो है वो अपना एलएसी को, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके वो हमारा भारत सीमा के अंदर नहीं। तो ये लोग क्या फौजी थे? क्या ये पीएलए से जुड़े हुए लोग थे या उस तरफ रहने वाले नागरिक थे जिन्होंने आके ये सब अरुणाचल नहीं, ये सब अरुणाचल के ही हमारे निवासी है, हमारे तागिन समुदाय के हैं, अपने भाई हैं। और जब वहां उन्होंने जैसे नॉर्मल हो जाते ही हैं, सिर्फ वहां नहीं, ऑल ऑफ जो 1100 किलोमीटर हमारा वो उनका एक सीमा है तिब्बत के साथ, तिब्बत चाइना के साथ।
तो इसमें हमारे लोग तो जाते हैं, हमारे यहाँ के उस पार जाते हैं, उस पार गए, यहाँ आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि भाषा जो होता है एक होता है जो सीमा में, लेकिन वही बात उनसे हमारा पहचान ऐसा होता है कि जो हमारे जो लोग हैं वो चीनी भाषा नहीं बोलते, वो हिंदी बोलते हैं। और वहाँ के जो ट्राइब्स है वो अपना जो भाषा बोलेंगे लेकिन चीनी बोलेंगे, तो उससे हमका पहचान हो जाता है कि ये चीनी है कि। तो लेकिन फिर भी कई सालों से अभी वो रास्ता वो अभी बंद हो चुका है और हम यहाँ से आना जाना वो हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो भाषा है वो एक ही होता है उधर, जैसे तागिन इस तरफ भी है उस तरफ भी है, ईदू इस तरफ भी है उधर भी है, निशी इस तरफ भी है उधर भी है। तो लेकिन ये तो इट इज एक बहुत पहले से एक परंपरा था, जैसे हम लोग उनका ट्रेड होता था। लेकिन अभी वो तो बंद हो चुका है क्योंकि अभी तो सीमावर्ती इलाके जो है वहाँ हमारा अपना फौज तैनात हुआ है। लेकिन ये जो अभी जिसको हम जैसे नाचो बोलते हैं या हमारे टूटिंग गेलिंग में जगह है जहाँ इवन आनीनी में 100 किलोमीटर दूरी पे चाइना बॉर्डर है, तो उसमें पूरा उनका जो एलएसी है, हम एक इमेजिनरी लाइन है। तो चीन वाले तो यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि दे हैव क्रॉस द एलएसी को क्रॉस करके हमारा जो अपना भारत सीमा है, भारत का जो बहुत ही अंदरूनी पार्ट है, उसमें आके बच्चों को उनको अपहरण किया है या इन लोगों को किडनैप किया है। तो इसलिए हमारा यही है, आपका माध्यम से अगर केंद्र सरकार को आवाज पहुंचती है कि वो अपना इसका इंटरवेंशन करे, चाइनीज एम्बेसी को बोले। और अभी हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री अभी वहां उनके बीच चीन और हमारे रूस वाले जो डिफेंस मिनिस्टर उनसे उनका भेंटवार्ता हो रहा है, तो उसमें इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए। निनोंग एरिंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस एरिया के विधायक, और वो बता रहे हैं कि ये लोग, ये बेकसूर लोग जो वहां पर अपनी जीविकोपार्जन के लिए जाते थे, वो वहां शिकार के लिए जाते हैं, वो वहां काम करने के लिए जाते हैं, वहां मछली मारने के लिए जाते हैं। वहां जब वो काम कर रहे थे अपना, तब उस पार से लोग आए और इनको अबडक्ट करके ले गए। निनोंग एरिंग साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कैटेगोरिकली कि उस तरफ से जो लोग आए, क्या वो पीएलए के लोग थे, क्या वो वर्दी में थे, क्या वो वहां की आर्मी के लोग थे जो अबडक्ट करके ले गए यहां से लोगों को? अभी तक हमारा कोई सूचना तो नहीं मिला है, लेकिन जैसे हमारे आईटीबीपी के लोग हैं वहां, तो वैसे उनका भी जो पीएलए के उनके आर्मी होते हैं वो यूनिफॉर्म में आते हैं, तो उन लोग पेट्रोलिंग के नाम में आते हैं, लेकिन वो एलएसी को क्रॉस करना ये गलत बात है क्योंकि इधर इज सर्टेन लाइन ऑफ कंट्रोल पूरा फुल सीमा में भी है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जंगल इलाका है तो वो लोग क्रॉस ओवर कर जाते हैं। तो जैसे हमारा तवांग में बुमला में है या हमारा गेलिंग में है, तो हमारा किवितो में है, तो वहाँ जो है वहाँ हमारा वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है। लेकिन ये जो पहाड़ के बीच में आते हैं, ये तो बिना इंफॉर्मेशन, बिना कुछ रीजन वो आ जाते हैं। इस कारण वो आते हैं, वो कहते हैं कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये पेट्रोलिंग तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका उस पार में करना चाहिए। तो यहाँ तो ये तो पूरे इंडिया के बीच में आके उन्होंने किडनैप। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पे असल में डिमार्केशन इस तरीके का कोई सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जाए कि ये इस पार है और ये वो उस पार है, तब क्या आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देते हैं कि उनको भी कहीं ये लगा हुआ हो कि वो अपने इलाके में हो और वहां पर वो मौजूद रहे हो और वहां से ले गए हो इन लोगों को, या इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो पर्याप्त रूप से अंदर आ चुके थे? नहीं, ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है उनका तो अभी नहीं, बट एक स्टैंडर्ड नॉर्म था कि ये हमारा एरिया है, हमारा बस्ती वाले वहाँ रहते थे, अपना ग्रेजिंग करते हैं, वहाँ अपना खेती वेती भी थोड़ा बहुत करते हैं। तो इसमें वो चीन वाला को भी पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है और हम भी जानते हैं कि भाई चीन का सीमा वहाँ है, तो हमारे लोग वहाँ नहीं जाते। लेकिन वो वाला यहाँ आके कराए, तो देयर इज एन इमेजिनरी लाइन। तो जैसे पहाड़ का जो चोटियां हैं या कुछ नदियां हैं, उससे हम ना अपना सीमा को अंदरूनी रूप से उसको हम सीमा को तय करते हैं, तो लोकली और उसका इनफैक्ट इवन द गवर्नमेंट आल्सो। तो फिर इसके बारे में आपने वहां किसको औपचारिक रूप से बताया है, और क्या इसके लिए फिर आपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी खत लिखा है क्या कि ऐसी एक घटना हो गई और आप इसको उठाएं, चीन के साथ टेकअप करें? हाँ, ये पहला बार नहीं है मेरा प्रधानमंत्री को, जब मैं सांसद था और केंद्र मंत्री भी, उस समय में हम जाके उनसे खुद, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे हमारा
हमारे अभी के जो वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे खुद मैं मिला हूँ, उनको कई बार चिट्ठियां भी मैं लिखा हूँ, क्योंकि ये वंस एंड फॉर ऑल अरुणाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाके हैं, इनका जो अब समाधान निकालना होगा। एक तो है हमारा ब्रह्मपुत्र और जो सियांग नदी के बीच में उनका जो इंटरनेशनल ट्रीटी जो रिवर का जो एग्रीमेंट होता है वो तो होता ही नहीं, वो भी करना है होगा। हमारा जो स्टेपल वीजा वाला इश्यू है, इस पे हमको बोलना होगा। और जो सीमा जो हमने तय किया है, अभी नहीं बल्कि जो पंचशील एग्रीमेंट में जो हुआ था, उसके मुताबिक चीन का जो अभी जो उनका जिस प्रकार से उनका अपना समस्या है घर में, चाहे वो आपका आर्थिक रूप से उनका प्रॉब्लम होगा या पॉलिटिकल रूप से कुछ प्रॉब्लम होगा, तो अभी वो क्योंकि उनका अपना जो समस्या है उसको हल करने के लिए अभी चाहे वो लाहौर में हमारा वहाँ लद्दाख में हो, निनांग एरिंग साहब, एक बात मैं आपको रोककर यहाँ और जानना चाहता हूँ। आप बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, जब इस तरह की घटना हुई थी तब क्या हुआ था? फिर क्या उन लोगों को छोड़ा गया था या अब भी वो लोग अबडक्टेड हैं? नहीं, उस समय तो हम साथ साथ केंद्र सरकार को बोला, केंद्र सरकार ने वहाँ एम्बेसी में उनका सलाह मशवरा करा और उनको छोड़ दिया गया। वो दो और चाइना वाले भी आते हैं। एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं, वो दो ग्रामीण जो वहां पर मौजूद थे जब ये 5 लोग अबडक्ट किए गए, वो अपनी आंखों देखी क्या बता रहे हैं? क्या उन्होंने वर्दी में देखा है इन लोगों को जो लेकर गए हैं उधर? नहीं, देखिए, ये जो चीनी जो आते हैं वो ऑलवेज वर्दी में आते हैं, वो कभी मुफ्ती पे नहीं आते हैं। तो इस बार जो इस इलाके में अभी हमारा जो प्रशासन है या पुलिस है, वो अभी वहां गए, वहां कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा वहां उस सीमा वहां तक जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही कठिन एरिया है। वहां पूरा पहाड़ है, नदी है, और वहां पहुंचे नाचो भी दापोरिजो है, दापोरिजो को पहुंचने के लिए भी यहाँ से हमारा कैपिटल से भी कम से कम नियरली 2 दिन लग जाता है। वहां से फिर दापोरिजो से फिर नाचो जाना, फिर नदर डे लग जाएगा। नाचो से फिर वहां से कम इट विल टेक अबाउट 2 दिन तो उनका वहाँ हो जाता है। तो अभी प्रशासन गया हुआ है, तो वहां से उनका वो जो जमीनी जो हालात है उसको वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद उसका एक्शन। निनांग एरिंग साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। निनांग एरिंग का बहुत बड़ा खुलासा। निनांग एरिंग इस वक्त बता रहे हैं कि ये 5 लोग अबडक्ट किए गए उस वक्त जबकि अपने इलाके में थे, जानवर चराने के लिए, मछली मारने के लिए ये अपने इलाके में जाते हैं जीविकोपार्जन के लिए। उस वक्त वहां से पीएलए के लोग आए, हमेशा ये वर्दी में आते हैं। इससे पहले भी इन्होंने लोगों को अबडक्ट किया था, तब टेकअप किया गया था। भारत ने चाइना एम्बेसी के साथ इसको टेकअप किया था और तब तो लोग छूट गए थे। लेकिन इस वक्त वो बता रहे हैं कि जिन 5 लोगों को अबडक्ट किया गया उनकी कोई गलती नहीं, उनको अचानक आए और उठाकर ले गए। उनके साथ 2 लोग और मौजूद थे वहां, उनको भी उठाकर ले जाने का इरादा था, लेकिन वो 2 लोग वक्त रहते भाग गए, वरना कुल 7 लोग अबडक्ट हुए होते। ये 5 लोग अभी अगवा किए गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। और ये इलाका जहां से इनको अगवा किया गया है ये सुबासिरी इलाका है और सुबनसिरी इलाके से इनको अगवा किया गया है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय कुलकर्णी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आपको जगन्नाथ पांडा नजर आ रहे हैं तीसरी विंडो में, जो कि हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेश कुमार गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, रूस मामलों के एक्सपर्ट हैं। श्रीनिवास हमारे संवाददाता चीन बॉर्डर में मौजूद हैं, उत्तराखंड के आगे, वो चीन के एकदम करीब एलएसी पर मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे आपको वर्ल्ड डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले ये चिंताजनक खबर, एक तरफ हम इधर देख रहे हैं लद्दाख के सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में किस तरह की गड़बड़ मचाई हुई है चाइना ने, किस तरीके से हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज होता है। हालांकि यहां पर भी उसको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। लेकिन अब देखिए दूसरे तरह के वॉरफेयर में उतर आया है, वो साइबर वॉरफेयर कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, वो हर तरीके की मुमकिन लड़ाई लड़ रहा है। और अब आप देख रहे हैं लोगों को एक पर्टिकुलर इलाके में लोगों को दहशत में डालने के लिए, यह कहने के लिए कि या तो तुम हमारे हो या अगर तुम अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हो तो हम तुमको यहीं से उठाकर ले जाएंगे। आप सोचिए चीन किस हद पर उतर आया है। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों से इस मसले पर चर्चा करना चाहता हूं। संजय कुलकर्णी साहब, क्या यह भी एक टैक्टिक्स है? क्या यह जानबूझकर किया गया है या इसको माना जाए कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और उसी का एक सिलसिला है जिसको हम देख रहे हैं अरुणाचल में? दिनेश, सबसे पहले जो आप जिस सांसद से बात कर रहे थे, एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं
पता नहीं उन्हें याद है नहीं है। मैं जब उधर था, मैं ये जो पूरा इलाका है उससे थोड़ी बहुत वाकिफियत रखता हूँ। और आपने सुनकर के उनका आपको भी आश्चर्य हुआ होगा जिस प्रकार से वो हिंदी में बात आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। इसी तरीके से अरुणाचल में तकरीबन सारे जितने भी वहाँ के लोग हैं इस तरीके की हिंदी आपसे बातचीत कर सकते हैं। कमाल की हिंदी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है संजय कुलकर्णी साहब, बहुत इंप्रेस करने वाली हिंदी। और मैं इसको लेकर मैं तो सोच रहा था कि अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में क्या इस तरह की परिष्कृत हिंदी भी बोली जा सकती है। मैं भी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। दिनेश, चाइना को यही तो खलता होगा सर। से ये पूरा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जिस आपको आश्चर्य होगा, ये पूरा प्रदेश, उसमें कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह के उनके कल्चरल ये हैं, उनके रिलीजन भी, कोई चांद को मानता है, कोई पेड़ को है, कोई बुद्धिज्म है, सब तरह के लोग हैं। लेकिन एक चीज जो सबको बांधती है वह है हिंदी भाषा। इस हिंदी भाषा में सब कोई बातचीत कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग है। इसके कारण है वहाँ पे चंद एक विवेकानंद स्कूल्स खुले हुए हैं जिनमें हिंदी से सिखाई जाती है। लोग यहाँ से गए हैं, कई सालों से ये सिलसिला शुरू है, जिससे आप देखते हैं कि ये लोग अपने साथ खेल। जहाँ तक ये नाचों की बात कर रहे हैं, जो इलाका है, ये उनका कहना बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे हर कोई जो वहाँ के लोग हैं इस तरह का, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, उस कोई हंटिंग के लिए जाता है, कोई मछली पकड़ने के लिए जाता है, कोई जड़ी बूटियां लेने के लिए जाता है, तो ये होता रहता है। तो इस तरह का इसी से पता चला है, आप जो कह रहे हैं इससे एक ही बात जाहिर होती है कि चीन के जो PLA ट्रुप्स हैं वो अब LAC अरुणाचल प्रदेश के नजदीक आ गए हैं। पहले ये लोग जब जाते थे और किसी को नहीं मिलते थे, किलोमीटर्स आफ्टर किलोमीटर्स, कोई भी आपको आदमी नहीं नजर आएगा, और ये जो है अपना काम करके वापस आ जाते। हम लोगों को इतने जल्दी इसलिए पता चला कि ये 7 लोग थे और 2 भाग करके आ गए, क्योंकि वो भाग करके आ गए। दापुरी की जो सूचना दे दी, वरना पता ही नहीं चलता कि ये लोग गए कहां। आप ठीक कह रहे हैं संजय कुलकर्णी साहब। मैं आपके पास लौट रहा हूं, आपका विस्तृत नजरिया इस पर लूंगा, लेकिन एक अहम खबर आ रही है, वो बता देना आवश्यक है। चीन एक तरफ भारत से बातचीत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रूस में राजनाथ सिंह से मिले चीनी रक्षा मंत्री। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक। 2 घंटे 20 मिनट तक चली दोनों की बैठक में भारत ने साफ कर दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को पीछे हटना ही होगा, मतभेदों को शांति से सुलझाना ही होगा और LAC पर पहले जैसी स्थिति कायम करनी ही होगी। अब समझना यह है सुमित चौधरी से, हमारे संवाददाता से, कि सुमित वहां पर यह आग्रह बार बार चीन की तरफ से क्यों था, जबकि पहले यह तय हो चुका था कि चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत नहीं होगी। चीन की तरफ से बार बार आग्रह क्यों था राजनाथ सिंह साहब से मिलने का, और जो कुछ भारत की तरफ से वहां स्पष्ट किया गया है, क्या चीनी भेजे में वो बात गई होगी? देखिए दिनेश, ये सारे आग्रह, ये सारे रिक्वेस्ट कब से शुरू हुई? जब से 29 तारीख के बाद हमने टेक्टिकल पोजीशंस को साउथ पैंगोंग त्सो के अंदर कैप्चर किया। और अगर मैं आपको दिखाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं कि आखिरकार क्या है, हमारे रक्षा मंत्री को सुन ले चीन, और ये क्या है राजनाथ सिंह के संदेश। चीनी रक्षा मंत्री के आग्रह पर यह बातचीत की गई। भारत अब झुकने को तैयार नहीं। भारत ने साफ तौर पर कह दिया था दिनेश इस चीज को लेकर कि हम टोटल डिसएंगेजमेंट चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड हाइट्स की हो, कुछ लिमिटेड एरियाज की हो। अगर बातचीत होगी तो पूरे LAC पे, खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो आपने मोबिलाइजेशन अपनी आगे बढ़ाई है, आप उसको बहुत पीछे ले जाइए, उसी यथास्थिति में लाइए जो अप्रैल में यथास्थिति थी। यानी ये क्लियर था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं कि आखिरकार ये सारी बातें, ये सारी डिस्कशंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर भारत अब उन हाइट से नहीं हटा, अगर भारत ने वो पॉइंट्स कैप्चर रखे, अगर उनके ऊपर बना रहा, तो फिर चीन के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यही बातें हैं कि लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे वैश्विक सुरक्षा अंतरिक्ष कानून से जुड़ी हुई हो। उन्होंने कहा कि जो भी बातचीत हमारी हो रही है वो इंटरनेशनल लॉ और हमारे एग्रीमेंट जो है वो उसी तरीके से लागू किए जाएं। चीन की मनमानी का विरोध भी किया। भारत ने संकेत दिए कि हम चीन की मनमानी, यानी चीन जिस तरीके से अपनी मर्जी से अपनी मूवमेंट करता है वो नहीं चलेगा। दुनिया में एक दूसरे पर भरोसा जरूरी। राजनाथ सिंह का संदेशा साफ था कि आपको भरोसा करना पड़ेगा और आप अगर इस भरोसे को तोड़ते हैं तो फिर उसके लिए आप तैयार भी रहिए। और बार बार वादा तोड़ने की चीनी की फितरत पर चोट, और भारत का यह एक्शन भारत के संकेत है कि अगर आप वादा खिलाफी करोगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। और ये मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की व्यवस्था हो, यानी जो मैकेनिज्म डोकलम के बाद तैयार किए गए थे, जो लगातार पिछले कई सालों से तैयार किए गए हैं,
वो फॉलो किए जाएं, उन मैकेनिज्म्स को दोबारा से जमीनी तौर पर इंप्लीमेंट किया जाए। और भारत हमेशा से शांति प्रिय देश है, हमेशा से शांति की बात करता। दिनेश, ये कुछ कड़े और बहुत सीधे, बहुत स्पष्ट भारत की तरफ से रुख था जब चीनी काउंटर पार्ट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिले और ये साफ कह दिया कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप तैयार रहिए। और अब मैं अमिताभ सिन्हा साहब के पास चल सकता हूं। अमिताभ सिन्हा साहब, ये सवाल इस वक्त ये है कि वहां पर ये आग्रह दिखाई दे रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री से चीन के रक्षा मंत्री को मुलाकात करनी है। तब दिखाई दे रहा है जब लगातार बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ बना हुआ है और भारत के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि हम बातचीत नहीं करना चाहते साइडलाइंस में चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से। उसके बावजूद बातचीत का आग्रह, लेकिन इस आग्रह में कहीं पर भी समझदारी की बातें क्या दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, भारत और चीन दोनों इस बात पर शायद तैयार होने को राजी हो गए हैं कि डिप्लोमेसी से ही इस समस्या का समाधान होगा। भारत अपनी पूरी शक्ति दिखा रहा है चीन को और दुनिया को कि वो किसी तरह से पीछे हटना नहीं चाह रहा है, जो एक नेशनल पोजीशन है हमारा। और उसके दरमियान ही ये बातचीत का एक माहौल बना है। नहीं तो चीन कब का हमें दबा के जैसे पहले कर रहा था वो अब करता। तो भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कि अब वो पीछे नहीं हटने वाला है। अगर बात करना है तो चीन को आ गया है, नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो भारत का हो रहा है। इसलिए और चीन को भी आर्थिक नुकसान का अंदेशा है, इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी है ना। चीन को ट्रेड के घाटे का साफ दिख रहा है। इंडिया ने जो एप्स को बैन किया है जी, उसको बाद में अमेरिका ने भी बैन किया। हो सकता है कुछ और देश बैन करने लगे। तो चीन इस बात से डर गया है कि अगर सामरिक स्थिति अगर अपनी बनानी है, अपनी साख बना के रखनी है तो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बना के रखना होगा। और ये चीन को स्पष्ट हो गया है। और यही बात शायद आगे भी बढ़ेगी जब हमारे विदेश मंत्री 10 सितंबर को चीन जाएंगे और अपने काउंटर पार्ट वहां के विदेश मंत्री से मिलेंगे। तो कहने का मतलब है एक खाका तैयार हो रहा है, एक खाका तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में इसमें रंग भरने की कोशिश होगी और ये बात कहीं और आगे जाकर रीइंफोर्स होगी तब जबकि भारत के विदेश मंत्री चीन पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये अहम खबर आपको बताता चलूं। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन ने बनाया वाटर बॉम्ब। TV9 भारतवर्ष ने चीन की वाटर बॉम्ब साजिश का किया था खुलासा। TV9 भारतवर्ष की खबर पर इसरो ने भी लगाई थी मोहर। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने किया था चीनी साजिश का खुलासा। वाटर बॉम्ब विस्फोट होने पर न्यूक्लियर बॉम्ब से बड़ी तबाही होगी, यह कहा था सांसद ने। चीन ने यारलंग सांगपो नदी पर बनाई है आर्टिफिशियल लेक। कभी भी ये आर्टिफिशियल लेक धमाके में तब्दील हो सकती है और चीन की तरफ से ये लगातार कोशिश हो रही है कि ऐसा कुछ किया जाए कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आप जानते हैं, चिकन नेक पर पहले ही उसकी निगाहें हैं। चिकन नेक को वल्नरेबल हिस्सा मानता है, लिहाजा अरुणाचल में तबाही मचाने के लिए वो एक वाटर बॉम्ब बना चुका है। इसमें आई एक छोटी सी दरार बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। चीन हमारा जितना रिवर है उसके ऊपर वाटर बॉम्ब ये ऑलरेडी बना चुका है। गूगल और सैटेलाइट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा गया कि वहाँ एक आर्टिफिशियल लेक, ह्यूज आर्टिफिशियल लेक बना के रखा हुआ। कभी भी एट एनी टाइम वो आर्टिफिशियल लेक को चाइना तुरा दिया जाएगा। ये किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की बराबर में ये एक बहुत बड़ा डेवास्टेटिंग एक सियांग रिवर में होगा। असल में रूस एक्सपर्ट मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो अमिताभ सिंह हैं, गलती से उनका नाम, क्योंकि मुझे जो कमांड पहले मिली उसमें अमिताभ सिन्हा मैंने सुना उनको, इसलिए उस नाम से पुकारा, माफी चाहता हूं सर। लेकिन इस सवाल को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और कोचर साहब से ये सवाल आगे मैं टेकअप करना चाहता हूं। कोचर साहब, ये जाहिर है ये तमाम चीजें रातों रात नहीं हो गई। अरुणाचल प्रदेश में नत्थी वीजा देने का सवाल हो, वो वहां के जो लोग जाते हैं उस पर स्टाम्प नहीं लगाता, स्टेपल करके वीजा देता है। वहां के लोगों को यूं किडनैप करने का मामला हो या अरुणाचल के लिए कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो पूरी सियांग वैली को मैं खतरे में डाल दूंगा। ऊपर उसने वो वाटर लेक जो बनाई हुई है, वो वाटर बॉम्ब बहुत पहले से बनाया हुआ है जाहिर है, लेकिन इस खतरे को पहचानते हुए हमने क्या किया है सर वक्त वक्त पर? दिनेश जी, ये सबको ये जानकारी है कि चीन की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज क्या है
जी। और वो किस तरीके से 2010 के बाद चीन ने इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो अपना तवज्जो उसको बढ़ाया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि भारत इसके ऊपर भी काम नहीं कर रहा है। भारत के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स है हमारे पास 160 से ऊपर, और हमारे पास अग्नि 4 और 5 जो हमारी जो मिसाइल्स हैं वो कैपेबल है न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने के लिए, और 5000 किलोमीटर तक उसको टारगेट को उसको नष्ट करने के लिए। जी। और अगर आप उसको एनालाइज करें तो चीन का ऐसा कोई भी देश नहीं है या कोई भी सिटी नहीं है उसकी जो इंडिया टारगेट ना कर सके। तो ये हमको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, बिकॉज न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होगा, और चीन भी जानता है कि उसका बहुत भारी नुकसान होगा अगर वो ये ऐसा काम करे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, शायद मैं अपना सवाल आपको समझा नहीं पाया सर। मैं समझना ये चाह रहा था कि अरुणाचल में खास तौर से उसने जिस तरीके की गड़बड़ न जाने कब से फैलाई हुई है, स्टेपल वीजा देकर वो देश की अस्मिता पर सवाल उठाता है, वो वहां के नागरिकों को अबडक्ट करता है, पूरी सियांग वैली को उसने खतरे में डाल दिया है वहां ऊपर वाटर लेक बनाकर। मैं ये समझना चाहता हूं कि सर इस वल्नरेबिलिटी को, इस थ्रेट परसेप्शन को हमने वक्त पर पहचाना क्या, और इसके लिए हमने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं क्या? ये देखिए, जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स तो इंडिया में जो भी इंटेलिजेंस है हमारी और जो बाहर से इंटेलिजेंस आती है वो टाइम से टाइम हम उसको एनालाइज करते रहते हैं। और ये वाटर बॉम्ब की जो जानकारी है जी, ये इंडियन गवर्नमेंट को पहले से है जी। और ये जो इसके जो ये अपने इसको एरिया में जो ये ऐसी इसको डेवलपमेंट्स करता है चीन, उसके ऊपर भारत की एक पॉलिसी रही है एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग इसको ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। जो भी हरकत हम अगर नहीं, लेकिन ये तो हद है ना सर कि ये मतलब अगर वहां के लोग अगर आप आए आपके यहाँ तो आप उनको स्टेपल वीजा दें। सवाल ये भी है कि अगर वहां प्रधानमंत्री का दौरा हो तो चीन को आपत्ति होती है। मुझे याद है रिचर्ड वर्मा जब वहां का 2016 में दौरा करने वाले थे तब उसको आपत्ति हो रही थी। क्या चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लद्दाख की तरफ उसकी निगाहें हैं लेकिन निशाने पर तवांग है? ये मैं जानना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं श्रीनिवास के पास जाऊं, हमारे संवाददाता जो कि उत्तराखंड बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा फुल फ्रेम में दिखाइएगा जहां खड़े हुए हैं श्रीनिवास, किस जगह खड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊं। उससे पहले मैं आपको यह अहम खबर बता दूं, चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। पूर्वी सीमा पर भी चीन की नापाक साजिश सामने आई है। पूर्वी बॉर्डर पर जासूसी करवा रहा है चीन। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन की नापाक नजर है और इसको भारत भी बहुत गौर से देख रहा है। भारत हर एक सेक्टर में निगाह बनाए हुए है और कहीं पर भी उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर और सक्षम है। चीन की एक और साजिश का खुलासा, सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि पूर्वी सेक्टर पर भी उसकी निगाहें हैं। पूर्वी सीमा पर भी वो अपने जासूस छोड़ रहा है, वहां के लोगों को अबडक्ट कर रहा है। ये खबर हमने आपको बताई ही। वहां पर अपने जासूस भेज रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि चरवाहों की शक्ल में, काम करने वालों की शक्ल में वहां के लोग इस तरफ भी रहते हैं और उस तरफ भी रहते हैं। चीन जानते हैं आपके तमाम देशों में अगर वो कंपनियों में एम्प्लॉय के तौर पर भी अपने जासूस रख सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जासूसी में वो किस हद तक घुसा हुआ है। अगर वो एप्लीकेशंस में अपनी चिप फिट करके वहां से इंफॉर्मेशन डिग आउट कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा जासूस खोर है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि उसने पूर्वी सीमा पर भी जासूसी में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब जबकि हमने बात कर ली है लद्दाख की तरफ क्या हो रहा है, हमने बात कर ली है मोटे तौर पर कि अरुणाचल की तरफ क्या हो रहा है, आइए जरा श्रीनिवास के पास चलें। इधर जहां से मिडिल सेक्टर शुरू हो जाता है वहां श्रीनिवास मौजूद हैं। श्रीनिवास, वहां क्या दिखाई दे रहा है और वहां क्या हलचल है? खासतौर से अपनी तैयारियों के सिलसिले में आपको क्या नजर आ रहा है? दिनेश, मैं सबसे पहले आपको यह दिखाऊं कि मैं हूं कहां पे, मैं मौजूद हूं। ठीक
ठीक हमारे बगल में आप देख सकते हैं एक छोटा सा खेत है और उसके उस तरफ जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान नहीं, ये नेपाल है। नीचे से काली नदी बह रही है और ये काली नदी आती है काला पानी नामक उस जगह से जो लगातार विवादों में रहता है। वैसे विवाद तो नेपाल उठाता है लेकिन उकसाता है उसको चीन। और ये रास्ता सीधा जिस रास्ते पे अभी मैं खड़ा हूं ये सीधा ही जाता है चीन की चौखट से। यहां से लीपू लेक यानी लीपू लेक दर्रे की जो दूरी है वो कुछ किलोमीटर है और चीन यहां पे भी बौखलाया हुआ है क्योंकि अब हिंदुस्तान ने सीधा लीपू लेक तक सड़क बना ली है जहां तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ हवाई मार्ग से ही सीमा पे डटे हमारे फौजियों को रसद या हथियार पहुंचाए जाते थे। अब वहां के लिए श्रीनिवास आप बहुत महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हुए हैं। ये वो जगह है जिसको लेकर तनाव की स्थिति बनी, जहां भारत ने अपनी सड़क बनाई और नेपाल ने इसका विरोध किया, नया नक्शा जारी किया। आप एक बार कैमरे के सामने से खुद हटकर वो जगह जरा बताएं, आपकी आवाज हम सुनते रहेंगे पृष्ठभूमि में, आप दिखाएं वो जगह जरा जहां को लेकर असल में चीन की इशारे पर नेपाल ने ये सब किया। दिखाएं वो जगह, आपके बगल से जो सड़क गुजर रही है जरा उसके बारे में बताएं। ये देखिए, पहले तो ये मैंने आपको दिखाया कि सामने जो आप देख रहे हैं वो नेपाल है, नीचे काली नदी है। अब मैं आपको ये सड़क दिखा रहा हूँ, ये सड़क सीधी जा रही है। ये सड़क देखिए, ये सीधी सड़क जा रही है बिल्कुल चीन के चौखट तक यानी कि तकलाकोट तक पहुंचेगी ये सड़क। तकलाकोट चीन का इलाका है। लीपू लेक में वहां पे ऊंचाई पे हिंदुस्तान की सेना मौजूद है और वहां से जब आप लीपू लेक से चीन में प्रवेश करते हैं तो आपको नीचे की ओर जाना पड़ता है। लेकिन हम आपको बता दें कि चीन ने वहां पे अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी बहुत पहले से कर ली थी। वहां उसने 4 लेन रोड बना रखा है, हेलीपैड बना रखे हैं, तमाम चीजें बना रखी हैं और इसी के चलते चीन बार बार हमें आंखें दिखाता था। लेकिन जैसे ही अब ये हमारी सड़क तैयार हो गई है यानी कि सीधे लीपू लेक तक भागते हुए। ग्रेट इनसाइट श्रीनिवास, ग्रेट इनसाइट। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, बहुत महत्वपूर्ण जगह पर आप खड़े हुए हैं और बहुत सारा पर्सपेक्टिव आपके पास है। मैं आपके पास आऊंगा लेकिन इससे पहले कि मेहमानों के पास जाऊं, जगन्नाथ पांडा साहब के पास और गोयल साहब के पास, उससे पहले अहम खबर में अपने दर्शकों को बताता चलूं। अरुणाचल में चीन की एक और साजिश का खुलासा। अपर सियांग के साथ चीन बना रहा है नई सड़क। सैटेलाइट इमेज से हुआ चीन की साजिश का खुलासा। आईटीबीपी पोस्ट से 100 किलोमीटर की दूरी पर नई सड़क से एलएसी पर पहुंचने में चीन को आसानी होगी। एक और कंस्ट्रक्शन ऐसा जो भारत के लिए प्रोवोकेटिव है। जब भारत अपने तरफ अपने इलाके में कोई एक कंस्ट्रक्शन करता है तो उससे चीन के पेट में बहुत दर्द होता है, लेकिन अपनी तरफ वो क्या कर रहा है और कई वो जगह हैं जहां को लेकर अभी परसेप्शन क्लियर नहीं है, दोनों तरफ का स्थिति स्पष्ट नहीं है, वहां पर भी वो कैसे फायदा उठा रहा है आप लगातार देख रहे हैं। जगन्नाथ पांडा साहब के पास मैं जाऊंगा। जगन्नाथ पांडा साहब, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, चीन को लेकर इधर कम से कम ये जनरेशन जो है उसकी दिलचस्पी अभी बनी है, अभी उसने जानना शुरू किया है कि चीन किस तरीके से व्यवहार बर्ताव कर रहा है। लेकिन क्या ये चीन का राष्ट्रीय चरित्र है सर? क्योंकि मैं देख रहा हूं 1949 में ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद से ही उसका जो तौर तरीका है, ये मान सकते हैं कि बीच में थोड़ा डाइल्यूशन देंग जियाओपिंग के समय आया, लेकिन कुल मिलाकर उसका चरित्र ही है क्या? जासूसी, रहस्य, दूसरे पर कब्जा, अपने आप की शक्ति बढ़ाते रहना और दूसरों के सामने सस्पेंस बना रहना, क्या यही है चीन सर? देखिए दिनेश जी, हमें ये चीज समझना होगा, ये जो चीन है 21st सेंचुरी चीन है, ये बहुत नेशनलिस्ट चीन है और जो इसका यूथ पॉपुलेशन है, ये सारे जो ट्रेंड होते हैं, चाहे एजुकेट होते हैं चीन के अंदर, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्ट ऑथोरिटेरियन प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट लेके एजुकेट हुए हैं। तो हम जो यूथ जनरेशन, आगे का जनरेशन चीन का देख रहे हैं, वो बहुत ही नेशनलिस्ट है। श्रीनिवास जी बता रहे थे मिडिल सेक्टर के बारे में, मैं एक चीज इसमें आपको हाईलाइट सर ये, लेकिन आपका नेशनलिज्म बाकियों के नेशनलिज्म नहीं है क्या? आपका अगर नेशनलिज्म है चाइना का तो उस पर कोई हमला करता है क्या? उस पर सवाल उठाता है क्या? दूसरों के नेशनलिज्म, इसको नेशनलिज्म कहा जा सकता है क्या किसी भी तौर पर सर, जो चीन कर रहा है? ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। लेकिन उससे पहले गोयल साहब के पास मैं जाऊंगा। गोयल साहब के पास भी एक छोटा सा सवाल लेकर ये जाऊंगा कि चाइना के कामों को, चाइना से जो अभी इस समय कर रहा है पूरी दुनिया के साथ, खासतौर से भारत के साथ साथ, किसी भी स्थिति में उसको लेजिटिमाइज किया जा सकता है राष्ट्रवाद के, चाइना के राष्ट्रवाद के नाम पर भी सर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और खासतौर पर भारत चीन के संबंधों में जहां पर जो झगड़े हैं बाउंड्री के, आज के नहीं हैं, 60 साल झगड़े
60 साल के करीब इसको हो गया है, ये तब से झगड़े चले आ रहे हैं, 70 साल हो गए हैं ये जी। तो उस चीज में कहना कि लेजिटिमेट है या नहीं है, वह एक सवाल जरा थोड़ा सा मुझको अटपटा लगता है, क्योंकि उसमें लेजिटिमेसी की बात नहीं आती है। उसमें बात आती है कि मैं क्या चाहता हूं और मैं उसको हासिल करने की स्थिति में हूं या नहीं हूं। तो अभी अगर हम स्थिति देखें तो यह है कि चीन चाहता क्या है। चीन चाहता है कि बाउंड्री पर जो पहले स्टेटस को था और जिसके लिए एग्रीमेंट था कि उसको नहीं बदला जाएगा, अब वो समझता है कि अपनी ताकत के जरिए उसको बदलने की स्थिति में है। गोयल साहब, एक राजनयिक अगर ये कह रहा है, आप पूर्व राजनयिक हैं और अगर ये बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप ये कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं और मेरे में वो करने की कुव्वत है कि नहीं। मतलब इसका तो ये सीधा सीधा है सर कि लेजिटिमेसी, कानून जैसी चीजों को असल में तभी तक माना जाता है जब तक वो देश कमजोर है या व्यक्ति कमजोर है सर। अगर मजबूत है तो जिसकी लाठी फिर उसकी भैंस है सर। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर बताता चलूं। एलएसी पर तनाव के बीच चीन की भारत को धमकी। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने लिखा है, नया एलएसी बनाने का प्रयास ना करे भारत, 1959 के एलएसी का सम्मान करे भारत। हद हो गई, इससे बड़ा मजाक क्या होता है, हो सकता है। मनीष झा के पास मैं जाऊंगा। मनीष झा, ये क्या जोक है, ये क्या फार्स है, ये क्या मजाक है? बिल्कुल ये मजाक ही तो है, वरना आप देखिए कि 1962 के जंग के बाद भी चीन यही कहता था कि हम 1959 में जो एलएसी है उसको मानेंगे, और 1959 के एलएसी के मुताबिक आज चीन के सैनिक एलएसी पर जहां हैं वहां से कम 20 किलोमीटर पीछे उन्हें होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अगर चीन के सैनिक या चीन की सरकार इन बातों को कहती है तो दरअसल केवल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है कि देखिए जी, हम तो बातचीत करना चाहते हैं, हम तो एलएसी पर 1959 की बातें करना चाहते हैं, लेकिन यहां तनाव बना हुआ है। देखिए, चाइनीज एक ट्रैप बना रहे हैं, एक ऐसा ट्रैप जिसको अगर आप व्हाइट पेपर देखें 1962 का तो एकदम उसी तरह से चलता आ रहा है। मनीष, अब सवाल ये है, मनीष अब सवाल ये है, और इसको लेकर मैं संजय कुलकर्णी साहब के पास जाना चाहता हूं। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। संजय कुलकर्णी साहब, सवाल ये है कि 1959 को लेकर भी अगर उससे बातचीत होगी तो वो तो कहेगा मेरा परसेप्शन ये है 1959 का। दिनेश, मैं आपको एक मिनट। हाँ सर, प्लीज, सुन रहा हूं मैं। अच्छा, मैं आपको एक मिनट में समझाऊं। 1959 जो बात वो कर रहे हैं बार बार, आप इसको देखिएगा। 1957 तक उसने अक्साई चीन में अपना 179 किलोमीटर की सड़क, जो उस वक्त वो वेस्टर्न हाईवे बोलता था, अब जिसे हम G129 बोलते हैं, जिसको शी जिनपिंग ने 10,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया है, नेशनल हाईवे, वो जो है उन्होंने 1957 में बना लिया। 59 में बातचीत हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका जो भी परसेप्शन था उस वक्त स्वैपिंग की भी बात हो रही थी। ये आप मैकमोहन लाइन के जो है हम मानने को तैयार हैं, चाहे उसका मैकमोहन कहें या ना कहें, कोई भी है माने। आप ईस्टर्न लद्दाख में ये जो 1959 की बात कर रहे हैं वो मानने को तैयार थे। ऐसे मतलब जो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि चौवन लाइन ने पंडित नेहरू को कहा कि आप ओके हम स्वैपिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये बात दोबारा उठी डेंग जियाओपिंग के वक्त। तो ये आप याद रखिएगा कि डेंग जियाओपिंग के वक्त ये जो बात हम लोग कई बार बातें करते हैं कि डेंग जियाओपिंग एक बहुत ही उदारवादी नेता थे, ये थे, पर आप मत भूलिएगा कि 1979 में वियतनाम को सबक सिखाने के लिए डेंग जियाओपिंग ही चेयरमैन थे, और उन्होंने ही वियतनाम को सबक सिखाने के लिए सारी कार्रवाई की। और आप अगर देखें, कंपेयर करें 1979 और आज, अपने शी जिनपिंग की सोच भी वैसी ही है जो कि वियतनाम के वक्त डेंग जियाओपिंग की थी। कि अगर आप सोवियत यूनियन की तरफ देखेंगे तो मैं आपको सबक सिखाऊंगा, आप देखो सोवियत यूनियन छोड़ दीजिए, उनको लगता है कि हम यूएस की तरफ देख रहे हैं। संजय कुलकर्णी साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है सर, आपको ना चाहते हुए भी रोकना पड़ रहा है मुझको, लेकिन आप आगे मेरे साथ बने रहेंगे। सिर्फ अमिताभ सिंह साहब को जल्दी है, अभी कहीं उनको और मसरूफियत है, वहां निकलना है। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन बाकी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। ये क्या नया ड्रामा है चीन का? ये क्यों हमारे लोग अबडक्ट किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश से? 5 लोगों को अबडक्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश से। इस मुद्दे को गंभीरता के साथ वहां के नेता ने, लोकल नेता ने उठाया है, लेकिन अरुणाचल कहीं ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख की तरफ पूरा कंसंट्रेशन करने के बाद उसकी निगाहें तवांग की तरफ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।